वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2010 से 2021 तक के पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स की मदद से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो एक न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 10 तारीख से। और इस बैच में देखिए आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। यानी देखिए 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट किया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा, है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे और जो भी क्लासेस चलेगा वो लाइव चलेगा। अब लाइव क्लासेस एंड हो जाने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद रितेश पे। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस चलेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और डेली क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा, वीकली मेगा टेस्ट होगा और साथ ही साथ जब ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये क्लासेस, ये कोर्स एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा स्टडी विद रितेश ऐप को और इस कोर्स को परचेस कीजिए मात्र 750 में। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। तो यहाँ से आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, बेहतरीन तैयारी मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जो है इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अधिकांश क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये सीरीज आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है आने वाले 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी हो जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो, है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मायोपिया कहते हैं। तो आपको बताना है कि मायोपिया से अगर कोई व्यक्ति सफरिंग है यानी पीड़ित है ना, तो उस व्यक्ति की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान देना है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में जो है दूर की वस्तुएं को जो है नहीं देखा जा सकता है। मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं, है ना। लेकिन पास की वस्तुएं, देखिए पास की वस्तुएं जो है इसमें आसानी से दिख जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुओं को आदमी नहीं देख पाता है, जबकि पास की वस्तुओं को वो देख लेता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक होता है बच्चों दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसी प्रकार होता है एक दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना व्यक्ति, इसमें जो व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है ना। दूर की वस्तुओं को जो है इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं बच्चों इसमें नहीं दिखती है। ठीक है, अब देखिए निकट दृष्टि दोष, इस चीज़ को दूर करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो ये भी ध्यान देना है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे बच्चों, तो ध्यान देना है। देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लेगा आपसे भाई कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पूछेगा दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है शक्ति गुने समय किस भौतिक राशि की विमा है? यानी पावर इनटू टाइम इज द डायमेंशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। बताइए जल्दी से, संवेग का है या आवेग का, ऊर्जा का या प्रतिबल का? देखिए संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोमेंटम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेग को इम्पल्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आवेग को इम्पल्स कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबल को जो है स्ट्रेस कहते हैं। जल्दी से जवाब देना है, हर एक विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा जो है एनर्जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है बच्चों पावर गुने टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या होता है? तो पावर गुने टाइम होता है, यानी शक्ति गुने समय होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ई क्या है? ई जो है ना, एनर्जी इज द एबिलिटी टू द वर्क, है ना। और पी क्या है? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म्ड। टी क्या है? समय है, टाइम है ना। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बाकी के ऑप्शंस की। तो जैसे संवेग का बात करें, है ना, तो संवेग देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे संवेग है, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है संवेग बराबर क्या होता है? तो ये होता है बच्चों मास गुने वेलोसिटी, ठीक है। मास गुने वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान गुने में चाल, ठीक है, बोल सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो आवेग है, ये आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बच्चों फोर्स, ठीक है, और गुना में समय का अंतराल यानी टाइम डिफरेंस, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे प्रतिबल बचा, तो इसका क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स बाई एरिया होता है। तो ये सब जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है ना। यानी देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस पूछे हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे, है ना। ये इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड कर लिया जाए। An object is placed between two plane mirror while the plane mirror are at 90 degree to each other. The number of images formed is, है ना। यानी यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे वही बताना है बच्चों। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र होता है। तो देखिए सबसे पहले जो थीटा दे रखा है ना, वो 90 डिग्री दे रखा है। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ थीटा जो है ना आपको दे रखा है, उसको लिख लेना है। थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद? अब आपको 360 डिग्री में जो थीटा दे रखा है उससे भाग देना है, यानी 360 डिग्री में भाग दीजिए 90 से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है? 4 क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो बच्चों ये क्या है? हमारा सम संख्या है। तो अब देखिए सम संख्या के लिए, है ना, यहाँ पे सम संख्या आ चुके हैं। तो सम संख्या में जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होगी तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n बराबर, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखिए n बराबर 360 डिग्री कर देना है, अपॉन में थीटा कितना है? 90 डिग्री है, और -1, तो कितना आ गया? n बराबर, देखिए इसको काटे थे तो 4 आया था, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 जो है आ गई। अब यहाँ पे यदि विषम संख्या मान लीजिए आ जाता, जैसे 1, 3, 5, तब कौन सा सूत्र लगाते? तब हम लोग लगाते बच्चों n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है। यानी उस सिचुएशन में जो है हमको एक नहीं घटाना होता है। कब? जब विषम संख्या आता तब। लेकिन यहाँ पे सम संख्या था इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, और विषम संख्या के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल सवार जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और 2 मिनट में वह एक चक्कर पूरा करता है, तो उसका औसत वेग क्या है? यही आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई साइकिल सवार है जो 100 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ कहने का मतलब क्या है? एक सर्कुलर पाथ है जो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसे वृत्ताकार पथ पर जो है एक साइकिल सवार है बच्चों, जो चक्कर लगाया जा रहा है ना, 100 मीटर त्रिज्या के,
वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। यानी त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 100 मीटर है। बच्चों त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना, वृत्त के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से जो डायमीटर तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से r जो है ये आपको दे दिया गया है 100 मीटर। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से r जो है 100 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये बताइए, ये जो साइकिल सवार है ये चक्कर लगा रहा होगा, कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा ना, वृत्ताकार पथ है तो कुछ इसी प्रकार लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी निकालना होगा आपको। वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी। तो बच्चों वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए वृत्ताकार पथ की जो दूरी होती है वो कुछ इसी प्रकार होगी, और ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से परिधि हो जाता है वृत्त का, है ना। तो वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है ये बराबर हो जाएगी वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कर देना है। पाई देखिए ऑप्शन में, पाई को पाई ही रहने दीजिए, 22/7 नहीं लेना है, तो पाई ही रहने देते हैं। r कितना है, 100 मीटर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 2 में 100 से गुना कीजिए 200, और यह पाई का पाई, तो 200 पाई जो है आपका ये आ गया दूरी। वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी जो है 200 पाई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समय भी स्टूडेंट दे रखा है आपको। समय कितना दे रखा है, 2 मिनट का दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा क्या है, औसत वेग पूछ लिया गया है। तो बच्चों औसत वेग पूछा है, और आप लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। बताइए, औसत चाल, औसत वेग निकालना होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। बस बना दीजिए, इसी फॉर्मूले का यूज करना है और बन जाएगा। तो बच्चों क्या निकालना है, देखिए औसत वेग निकालना है ना आपको। तो चलिए अब यहाँ से मुझे ये बताइए आप लोग कि देखिए औसत वेग निकालना है, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना है, यही ना होगी 200 पाई, क्योंकि वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी कितना है, 200 पाई आया है। तो यहाँ पे 200 पाई लिख लीजिए, और अपॉन में समय, कुल समय कितना है, देखिए 2 मिनट का है तो 2 मिनट लिख लीजिए। बन गया क्वेश्चन। 200 को काटिए, 2 के पार से 100 बार में चला जाएगा, तो कितना है एवरेज स्पीड, 100 पाई अपॉन में मिनट। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 पाई और ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बच्चों आप सभी जानते हो क्योंकि दूरी जो है मीटर में होता है ना। तो 100 पाई मीटर पर मिनट, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्यूनर ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज विल बी। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए। तो ये 330 हर्ट्ज आवृत्ति दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये दे रखा है आपको 330 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य होगी, यानी लेम्डा तरंग दैर्घ्य, यानी जिसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लेम्डा से डिनोट किया जाता है। तो लेम्डा जो है यहाँ पे पूछा गया है, तो एफ दे दिया गया है, लेम्डा पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्वनि तरंगों की चाल मालूम हो गया तब तो निकल जाएगा। तो ध्वनि तरंगों की चाल यानी जिसको v से डिनोट करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो ये कितना होता है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ध्वनि तरंग की जो चाल होती है वायु में वो कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से v भी पता चल गया कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब बच्चों f लेम्डा v इन तीनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या होता है, यानी v बराबर होता है f गुने लेम्डा। तो आपको लेम्डा ही निकालना है, यानी तरंग दैर्घ्य ही निकालना है। तो लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ। ठीक है, v कितना है, तो देखिए 330 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 330 लिख दीजिए। अपॉन में f कितना है, ये भी 330 है।
तो दोनों को काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये सब चीज़ मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए लैम्डा जो है यहाँ पे मीटर में आया। तो लैम्डा बराबर 1 मीटर जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बट ऑप्शन में देखिएगा तो मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बच्चों 1 मीटर जो है कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अब, तो यहाँ आंसर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, है ना। यानी देखिए यहाँ पे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है, तो यहाँ पर I1 रेशियो I2 ये दे दिया है कितना, 1:16। I1 क्या है, पहले तरंग की तीव्रता है जो 1 दे दिया है। I2 क्या है, दूसरे तरंग की तीव्रता है जिसका वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात इतना दे दिया है। अब उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, यानी A1 रेशियो A2 क्या होगा, यही बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए I और A के बीच क्या रिलेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² के, है ना। यानी यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ से A बराबर हो जाता है किसके, √I के। ठीक है, कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं आपको बोला बच्चों यहाँ पे I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A² के, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे I1/I2 ये बराबर हो जाएगा किसके, A1 के स्क्वायर के अपॉन में A2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी I1/I2 और बराबर में A1/A2 और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब जो है हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, तो एक काम करते हैं, देखिए पहले I1 और I2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो I1 कितना है, 1 है, अपॉन में I2 कितना है, 16 है, और बराबर में A1 अपॉन में A2 और इस पूरे का स्क्वायर है। अब देखिए हमको केवल A1 रेशियो A2 निकालना है ना। तो A1 रेशियो A2 कह लो या फिर A1/A2 कह लो, बात बराबर ही है ना। तो यहाँ से अब देखिए स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे, पढ़े हो ना। हाँ, तो यहाँ से अब आप ही बताइए √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। √16 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √16 जो है इसका वैल्यू क्या होता है, 4 हो जाएगा, है ना। तो 1/4 और बराबर में, अब देखिए यहाँ से अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1/A2। तो आप ही बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, A1/A2 कितना आया, 1/4, यानी A1 रेशियो A2 क्या बोल सकते हो आप लोग, 1/4 बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग जो है किया जाता है किस रूप में। देखिए पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ज्वरनाशक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोधी के रूप में। जल्दी से बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ना। काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ना। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में भी काफ़ी रिपीटेड हो चुका है, पैरामेडिकल में भी आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्लोरीन का प्रयोग जो है हम लोग किस रूप में करते हैं। तो बच्चों क्लोरीन का प्रयोग जो है एक प्रतिरोधी के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो प्रतिरोधी के रूप में जो है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, हाँ जी, एंटीसेप्टिक के रूप में जो है, देखिए प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में जो है इसका यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है, कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लैक्टोज। जल्दी से बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैक्राइड। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा एक डाइसैक्राइड नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है हाँ जी ऑप्शन नंबर डी ग्लैक्टोज, तो जी हाँ दोस्तों ग्लैक्टोज जो है ये
डाइसैक्राइड नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, तो ये तीनों डाइसैक्राइड हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे गलैक्टोज जो है ये डाइसैक्राइड नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? तो ये जो है मोनोसैक्राइड चीनी है। क्या है ये मोनोसैक्राइड है, यानी मोनोसैक्राइड है, ये याद रखना है। ये डाइसैक्राइड नहीं है, ये मोनोसैक्राइड चीनी है जो मीठा के रूप में एक तरह से ग्लूकोज है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, FeCl3 का जलीय विलयन होता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय? जल्दी से बताना है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बताएंगे। FeCl3 का जो जलीय विलयन होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, वो किस नेचर का होता है? क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है या अत्यधिक क्षारीय होता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो ये कैसे होता है? तो आइए इसको समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि बच्चों FeCl3 का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे FeCl3 जो होता है, जब इसका जल अपघटन होता है ना, तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस HCl का निर्माण करता है। क्या मैं बताया कि ये जो हमारा FeCl3 है, जब इसका जल अपघटन होता है तो ये हमारा FeOH का थ्राइस प्लस में HCl का निर्माण करता है, यानी कि ये हमारा FeOH थ्राइस प्लस HCl से मिलकर बना होता है। अब यहाँ HCl जो है ना, ये क्या है बच्चों? प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या है बच्चों? प्रबल अम्ल है। तो HCl प्रबल अम्ल होने के कारण, है ना, HCl जो है प्रबल अम्ल होने के कारण ये जल में वियोजित होकर H प्लस और प्लस में Cl माइनस आयन देता है ना। जबकि जबकि FeOH का थ्राइस ये क्या है? प्रबल क्षार नहीं है। ये क्या है बच्चों? ये प्रबल क्षार नहीं है ना। इसीलिए इसीलिए जो है FeCl3, इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बताया, है ना, देखिए होता क्या है कि HCl जो है ना, ये H प्लस प्लस में Cl माइनस आयन देता है, जबकि FeOH का थ्राइस ये प्रबल क्षार नहीं है। इसीलिए FeCl3 का जो जलीय विलयन है वो प्रबल अम्ल होने के कारण, यानी ये प्रबल अम्ल है ना, इसी के कारण जो है ये हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, H3PO2 अम्ल की क्षारकता है। यानी यहाँ पर ये पूछा गया है कि H3PO2, है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है कि H3PO2 ये एक क्षारकीय अम्ल होगा या द्विक्षारकीय या तीन क्षारकीय अम्ल होगा या चार क्षारकीय अम्ल होगा? जल्दी से बताइएगा, H3PO2 अम्ल की क्षारकता क्या है? यानी ये एक क्षारकीय अम्ल है या दो या तीन या चार क्षारकीय अम्ल है? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, H3PO2 की अगर आपको क्षारकता पता करना है, हमें तो क्षारकता ही पता करना है ना कि ये किस क्षारकीय अम्ल, ये कौन सा क्षारकीय अम्ल है। तो बच्चों कोई भी, देखिए H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो कोई भी अम्ल जो है ये क्षार क्यों होता है बच्चों? ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है, तो OH माइनस आयन की वजह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें H3PO2 का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? तो एक फास्फोरस हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देना है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब यहाँ मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें कैसे पता करना होगा? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, H3PO2 की अगर क्षारकता पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल क्षार क्यों होता है। तो ये होता है OH माइनस आयन की वजह से। तो यहाँ पे भी हमें OH माइनस बंद ही देखना है कि कितने हैं, यानी OH समूह कितने हैं। तो आप ही देखिए ना कितने हैं OH। तो यहाँ हमें OH बंद देखना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे कितने हैं? तो एक ही हैं, है ना। तो यहाँ पे OH कितने लगे हैं? तो एक लगे हैं। तो ये किस नेचर का हो जाएगा? ये मोनो बेसिक नेचर का हो जाएगा, यानी ये एक क्षारकीय हो जाएगा, क्योंकि एक ही है। OH समूह कितने हैं? OH माइनस आयन कितने लगे हुए हैं? एक ही लगे हुए हैं ना। तो ये किस नेचर का है? मोनो बेसिक है, यानी एक क्षारकीय
अम्ल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न है, कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्ली या राइबोसोम? जल्दी से बताइएगा। यानी प्रश्न पूछा है बच्चों, हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है, हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है। हमारा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्ली या राइबोसोम? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी राइबोसोम, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ राइबोसोम जो है ये झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा हुआ होता है, ठीक है। और बच्चों राइबोसोम की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है? ये एक बहुत ही छोटी सी इकाई होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अब स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, है ना, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो ये भोजन का निर्माण करता है ना। ये क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है और ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भोजन का क्या करता है बच्चों? भोजन का निर्माण करता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अब स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसमें जो है ना क्रेब्स चलता है। इसमें क्या होता है? क्रेब्स चलता है और इसी के फलस्वरूप यहाँ पे एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, है ना। क्या मैं बताया बच्चों? इसमें जो है ना क्रेब्स चलता है और इसी के फलस्वरूप यहाँ एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए इसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी पावर हाउस ऑफ सेल से किसको जानते हैं? पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका, है ना। कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? तो बच्चों ये कहते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यदि द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे का एक एग्जाम्पल देना है, एक उदाहरण देना है। दाल, बांस, गन्ना, केला। जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। द्विबीजपत्री पौधे का एक एग्जाम्पल देना है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए ये आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में आ चुका है। हाँ, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी दाल, देन आपका आंसर सही है। तो दाल जो है ये द्विबीजपत्री पौधे का एक उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग लिख लीजिए, एक होता है एक बीजपत्री पौधा, है ना। तो इन सब का एग्जाम्पल लिख लीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना। और एक होता है बच्चों द्विबीजपत्री पौधा, है ना। तो बच्चों एग्जाम्पल लिख लेना है यहाँ पे। एक बीजपत्री पौधे का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, गेहूँ हो जाएगा, है ना, मक्का हो जाएगा, लिख लीजिएगा, प्याज हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है एक बीजपत्री पौधे के एक उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पे द्विबीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? तो बच्चों मटर हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना, दाल हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक बीजपत्री पौधा को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट प्लांट बोल सकते हैं। द्विबीजपत्री पौधा को डाइकॉट प्लांट्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, यह अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अमीनो एसिड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट होता है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन है टाइरोसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन या प्रोलिन। जल्दी से बताना है, दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द हार्मोन थायरॉक्सिन, है ना। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा अमीनो अम्ल कन्वर्ट हो जाता है? जल्दी बताइए। हाँ जी,
तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ बात आई है थायरोक्सिन की, तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि थायरोक्सिन क्या है। ऑप्शन दे देगा विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, है ना। तो बच्चों आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा कि थायरोक्सिन क्या एक तरह का हार्मोन है। क्या है बच्चों? थायरोक्सिन जो है ये हार्मोन है ना। अब थायरोक्सिन के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखे गए हैं। तो पहला प्रभाव क्या है जान लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रभाव यह है कि बच्चों ये हृदय को नियंत्रित करता है, यानी ये बच्चों क्या करता है, हृदय को जो है नियंत्रित करता है। साथ ही साथ आप लोग बोल सकते हो कि ये पाचन को जो है क्या करता है, पाचन को भी नियंत्रित करता है ना। ये पाचन को भी जो है नियंत्रित करता है बच्चों। और साथ ही साथ आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि ये मांसपेशियों की वृद्धि को भी जो है कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है। यानी ये मांसपेशियों की वृद्धि को भी जो है ये कंट्रोल काफ़ी करता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि थायरोक्सिन क्या एक हार्मोन है ना। और इसके प्रभाव क्या क्या है, हृदय को नियंत्रित करना, पाचन को नियंत्रित करना, मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित वसा है। तो ब्लबर जो है किसके शरीर में उपस्थित एक वसा है, सील, चमगादड़, व्हेल या डॉल्फिन। तो बच्चों यहाँ पे ब्लबर जो है ये व्हेल मछली के शरीर में उपस्थित एक वसा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ई कोलाई जीवाणु का आकार माइक्रोन में है, यानी ई कोलाई बैक्टीरियम इन माइक्रोन्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जल्दी बताइए, ई कोलाई जीवाणु जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, उसका साइज माइक्रोन में कितना होता है? 50 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 100 माइक्रोन? जल्दी से जवाब देना है, कितने माइक्रोन में होता है बच्चों? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, है ना, देन आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों, वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरियम का जो साइज होता है माइक्रोन में, वो होता है 1 से 2 माइक्रोन मीटर। कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोन्स मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, यानी यहाँ पे मिनिमम जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली भी देखिए कहा गया है, मतलब कितना होगा लगभग में। तो वैसे तो 1 से 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 माइक्रोन जैसा कुछ ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन 5 माइक्रोन हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो 5 माइक्रोन्स जो है ई कोलाई जीवाणु का आकार हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ई कोलाई ये क्या है? एक तरह का ये बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ई कोलाई का, है ना। तो ई कोलाई क्या है? एक तरह का ये जीवाणु है, यानी एक तरह का ये बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है। यानी ये जो है ना, ये जीवाणु ये मनुष्य और पशुओं के पेट में हमेशा रहता है ना। वैसे तो ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर हानि रहित होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण भी पैदा करते हैं। कई बार जो है ना, इनकी वजह से लोगों का गुर्दा भी काम करना बंद कर देता है, किडनी वगैरह काम करना बंद कर देता है, और संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो जाती है ना। बहुत ही हानि, वैसे तो हानि रहित है, लेकिन कभी कभी होते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शनल में बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। तो बच्चों याद रखना है, ई कोलाई जीवाणु का आकार कितना होता है? यहाँ पे 5 माइक्रोन्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।